हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। मेरा नाम शुभाशीष है और आज आप एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस देख रहे हैं फॉर 14th ऑफ मार्च 2022। हमारे पास तीन टॉपिक्स है। फाइनली इलेक्शंस का थोड़ा सा भूत उतरा है पेपर को। ठीक है, तो आज हमारे पास तीन टॉपिक्स है एंड जो पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट अ न्यू डील। कौन सी डील? ईरान डील, ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, मैंने इसको लिया है कि इंडिया को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो हम क्या सीख सकते हैं इसको थोड़ा सा और देख लेंगे इसको आगे चल के। एंड देन ये GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है संस्कृताइजेशन। ठीक है, अब संस्कृताइजेशन का फिनोमिना अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक टर्म है जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कोट किया था 1952 के अंदर, उन्होंने कॉइन किया था इसको। हमें क्या देखना है कि कास्ट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके साथ हमें अलाइन करना है, हमें इनकी स्टडी में ज्यादा नहीं घुसना। ठीक है, हमें ये वाला एस्पेक्ट को देखना है। जस्ट यूपीएससी एवरी ऑल्टरनेट ईयर कास्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। 2018-20 बीइंग द मोस्ट रिसेंट जब क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर, तो ये हमारा फोकस रहेगा। चलिए अब ये न्यू डील देख लेते हैं। ये न्यू डील बोल रहा है कि एक प्रपोजल है कि यूएस को नई डील बनानी चाहिए ईरान के साथ। तो पुरानी डील कौन सी थी? तो देख लो, ये ईरान है। ठीक है, ईरान, एक कंसर्न था कि ईरान, हर कंट्री को होता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज होनी चाहिए, सिविल न्यूक्लियर यूज, पावर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक कंसर्न था कि जो न्यूक्लियर का जो डेवलपमेंट हो रहा है दिस कुड बी यूज फॉर वेपनाइजेशन। ठीक है, तो वेपनाइजेशन के लिए क्या होता है कि हमें जो यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल होता है हमें इसको और एनरिच करने की जरूरत होती है। ठीक है, एनरिचिंग यूरेनियम, या फिर आप किसी भी तरीके से प्लूटोनियम को बना ले और उससे बॉम्ब बन जाता है आपका। तो ये कंसर्न थी और ये हो सकता है इंडिया ने कर रखा है इसको। अब कंसर्न ये थी अगर ये ईरान वेपनाइजेशन करता है तो इससे कंसर्न क्या होगा? आप सोचिए, वेस्ट एशिया, ईरान ईरान हो गया आपका, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कितने पॉलिटिकली इंस्टेबल रीजन्स है वहां पे। ऊपर से ईरान का मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ भी नेक्सस है, जैसे कि यमन के अंदर आप देख लीजिए जो हाउदी मिलिटिया है, या जो पैलेस्टीन इसराइल का जो टेंशन है, तो पैलेस्टीनियंस जो हमास ग्रुप है वो भी ईरान के साथ एफिलिएटेड है। तो व्हाट इफ ईरान ये वेपन ग्रेड बना के यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स सप्लाई करने लग जाए या फिर ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर हो जाए? सो दिस विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इसके चलते गिवन द कंसर्न्स कि भाई आर्म रेस ना शुरू हो जाए, स्पेशली वेस्ट एशिया जो एक इनस्टेबल एरिया है, तो यूएस को लेड, यूएस प्लस सम अदर कंट्रीज, उन्होंने बोला देखो हम आप पे सैंक्शन लगा रहे हैं, आप ये वेपनाइजेशन कर रहे हो, आप हमें एश्योरेंस नहीं दे रहे कि आप वेपनाइजेशन नहीं करोगे इसका, हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम आप पे सैंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक सैंक्शन लगा दिया, क्रॉस बना दिया मैंने यहां पे। चलिए, फिर इनके बीच में डील हुई, नेगोशिएशंस हुए कि हम, ईरान ने बोला ठीक है भाई हमारी इकॉनमी खत्म हो रही है, हमें, हमारे युवा लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, ओपन करनी हमें इकॉनमी, हमारा जो पैसा बाहर की कंट्री में है वो फंस गया। आप देख ही रहे हो रशिया का जो सैंक्शन लगा हुआ है। तो कहते ओपन कर देंगे हम लोग, पर आपको हमें एक अश्योरेंस देना पड़ेगा कि आप वेपनाइजेशन नहीं करेंगे। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे। चलो, तो ये जो डील हुई यहाँ पे यूएस अकेला नहीं था, और भी कंट्रीज थी। इनफैक्ट हम इनको बोलते हैं P5 परमानेंट मेंबर जो यूएनएससी के अंदर है, P5 जिसमें यूएसए भी है, +1। ये +1 हमेशा यूरोपियन यूनियन होता है, पर यहाँ पे +1 जर्मनी है। ठीक है, तो P5 +1, जर्मनी कभी भी परमानेंट मेंबर बना नहीं था, हार गए थे वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, दोनों ही हारे थे वैसे तो। चलिए, तो ये था 2015 का टाइम, और इसको जो ये अरेंजमेंट हुई इसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि देखो ईरान एक एश्योरेंस देता है कि वेपनाइजेशन, एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल नहीं करेगा, एनरिच कर लेगा तो वेपनाइजेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक अग्रीमेंट हुई, ठीक है, कि कैसे इसको देखेंगे, कैसे इसको इंश्योर करेंगे कैसे ना हो। तो एक अग्रीमेंट हुई, कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ईरान को डिस्ट्रॉय भी करना था, इन्वेस्टिगेशंस भी होती है इंस्पेक्टर्स वगैरह से, जो हो नहीं रहा था एक्चुअली। फिर कंसर्न्स रेज हुई। ठीक है,
2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा, कहते फिर से सैंक्शन लगा दो, ये सैंक्शन जो हटाया हमने दोबारा सैंक्शन लगा दो। ठीक है, अब ईरान पे सैंक्शन लग गया। यहाँ पे ईरान बोला ऐसे कैसे, ठीक है, यूनिलैटरली यूएस ने कर दिया, बाकी तो P5+1 में से जो बाकी कंट्रीज है वो भी नहीं मान रहे थे इसको, कहते ये बात तो चलेगी नहीं, अब तो पक्का करेंगे। ठीक है, तो पक्का अब enrichment of uranium हो रहा है, enriching uranium to a higher purity and installing advanced centrifuges। कुछ होता होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं एक्चुअली, न्यूक्लियर उसके होता है उसका। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिटेलिएटरी मेजर है एक तरह से। चलिए, तो ये बोल रहा है देखो भाई ये क्या है, ये खतरनाक सिचुएशन है, नई डील लेके आइए, आप नई डील लेके आइए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ऐसा हम अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा वेपनाइजेशन नहीं हो सकता, बहुत सारे कंसर्न है उसके साथ। तो एक न्यू डील होनी चाहिए। अब समझ आया हेडलाइन, हेडिंग यहाँ पे। अब ले आओ रशिया को यहाँ पे। रशिया जो है आपका, रशिया का पे सैंक्शन लगा दिया। रशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड एनर्जी पर्टिकुलरली यूरोप में। ठीक है, तो अब इस पे सैंक्शन लगा दिया तो फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है। आप सोचते रहे यार क्या थोड़ा सा तो था, चलो कर लेते हैं, सैंक्शन निकाल देते हैं यहाँ से। ईरान में बहुत तेल पड़ा है, ठीक है, तो ईरान से हम तेल ले लेंगे तो ऑयल प्राइसेस अपने आप नीचे हो जाएंगे, जो बड़े हैं इसकी वजह से हम ईरान से ऑयल निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, हिंदी में तो कुछ और ही मतलब बन जाता है। ठीक है, तो ऑयल इसका हम यहाँ से लेंगे, हम इसका कर लेंगे तो ये ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बात यहाँ पे ये है, हमें डील करनी चाहिए स्पेसिफिकली। अब रशिया का भी सिचुएशन यहाँ पे होता है। अब थोड़ी सी बात रशिया और ईरान के बारे में भी इस एडिटोरियल के अंदर है। तो रशिया ने बोला कि देखो आपने सैंक्शन तो लगा दिया हम पे, जो हमें ठीक नहीं लगता, पर फिर भी आपकी जो सैंक्शन है, हमारे नए मित्र जो है ईरान, इनके साथ हमारे संबंध खराब नहीं होने चाहिए, या आप हमको एक रिटर्न गारंटी दो। ठीक है, तो अब ईरान और रशिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, बेसिक ये बात है यहाँ पे। ठीक है, और कोई भी सैंक्शन होता है तो ईरान भी बोलेगा अगर सैंक्शन हटता है कि हमें तो ट्रेड करना है रशिया के साथ, सो इट विल बी सेंसिटिव टू इट्स अलाई रशिया। अब यूपीएससी ने इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि ईरान की जो डील है या फिर टेंशंस बिटवीन यूएस एंड ईरान, वो इंडिया को कैसे इफेक्ट करती है। आप सोचिए अगर यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया तो इंडिया कैसे ट्रेड करेगा। पहले तो एग्जेम्पशन ले लिया था, बोले एग्जेम्पशन भी नहीं देंगे हम आपको सैंक्शन से। ठीक है, सो इट अफेक्ट्स आवर ट्रेड कौन सा, ऑयल वाला, तो हमारा ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है। अच्छा, जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेबर है, बनती नहीं है उनकी। ठीक है, प्लस इट कैन प्रोवाइड अस एनर्जी। ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बननी थी, अब बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शन चाइना तो बोला ऐसी तैसी सैंक्शन की, हम तो ट्रेड करेंगे आपके साथ, रिलेशंस रखेंगे, तो उन्होंने तो बना के रखी अपनी, तो ईरान पाकिस्तान इंडिया का ईरान पाकिस्तान चाइना हो गया। तो अब ये बेसिकली आई एम जस्ट शोइंग कैसे रिलेशंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इट इज अंडरमाइनिंग। और एक और एक चीज है, हमारा एनर्जी में तो नुकसान हो ही रहा है। हम ईरान को देखते हैं, जैसे होता है ना, अगर हमें सेंट्रल एशिया जाना है तो हम खाना खा रहे हैं तो ऐसे खा रहे हैं, ऐसे करके भी एक तरीका है खाना खाने का। पाकिस्तान तो मेरा एक्सेस नहीं दे रहा सेंट्रल एशिया में जाने का। ठीक है, आप फिजिकल अपना मैप देखें यहाँ पे, वो पॉलिटिकल मैप, तो हम चाबहार पोर्ट के थ्रू बॉम्बे से चाबहार पहुंचे, चाबहार से रेल जाती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया, तो गेटवे टू सेंट्रल एशिया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, वो सारी इससे हैम्पर हो जाती है। तो ये बेसिक हमारे कंसर्न्स है जिससे हमारा इफेक्ट होता है विद ईरान। ठीक है, हमारे इफेक्ट होते हैं, हमारे इंडिया के रीजनल डिप्लोमेसी इससे इफेक्ट होती है, हमें नुकसान होता है। ओके, नाउ दिस इज एन आर्टिकल दैट इज रिटन बाय एयर वाइस मार्शल। ठीक है, ही इज एसोसिएटेड विद द सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज। चलिए, तो इनका व्यू एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे वो बेसिक बात कर रहे हैं कि हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंस। ओके, तो यही मैंने क्वेश्चन डाल दिया, चलो कोई नहीं। द नीड फॉर बीइंग आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट एंड ऑल्सो स्टेट रीसेंट मेजर्स टेकन। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है।
तो चलिए, तो क्या ये आर्टिकल पहली बात कर रहा है? पहली बात तो ये यही बात कर रहा है कि हमें ये जो यूक्रेन का वॉर हुआ है इससे हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं इंडिया को, जिसको वो कंसिडर करने की जरूरत है। और क्या लेसन है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो बना लेते हैं एक बार थोड़ा सा यूक्रेन, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। ये यूक्रेन है आपका, ठीक है। तो वॉर होने से पहले थोड़ा सा याद करें, थोड़ा इंसर्कल्ड है रशिया से। ऊपर बेलारूस है, पर बेलारूस की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, तो यहाँ पे रशिया है आपका और यहाँ पे क्राइमिया है। तो हो क्या रहा था कि मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था ईस्टर्न साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे, साउथ साइड पे। कह रहे थे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, लग नहीं रहा था कि मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, इतने सारे ट्रूप्स थे, लग रहा था कि वॉर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी थ्रेट्स तो आती रहती है। तो बाकियों ने भी बोला ठीक है भाई, यूएस वगैरह ने, यूएस नाटो की, अगर रशिया ने किया तो देख लेना। कैसे? ठीक है, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम अपनी मिलिट्री को बढ़ा देंगे, सारी बातें करी, सारे प्रोमिसेस करे। रशिया ने कर दिया अटैक, कर दिया सारे डायरेक्शन से अटैक। ये बोले हम नहीं कर सकते यार, हम नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं सैंक्शन लगा देते हैं। यूक्रेन बोल रहा है यार क्या ये, आप एटलीस्ट एयर स्पेस को तो ब्लॉक करिए, जो हमारे इनके रशिया के फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं अपने कंट्री से, तो एयर स्पेस को ब्लॉक करे। कहते नहीं यार हम नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा रशिया के साथ वॉर हो जाएगा। तो बेसिक स्टोरी है कि अब किसी कंट्री को अटैक होता है तो वो उसी कंट्री की जिम्मेदारी है, दूसरा कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। और ऐसा हमने वर्ल्ड वॉर में भी देखा था, ठीक है। तो ये बेसिक की लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, डिसमेंटल कर दी, ठीक है। तो एक ये लेसन हमें मिलता है कि देखो ये हमें ध्यान रखने की बात है, इट इज अ डेटरेंट। अब डेटरेंट तो है ही नहीं, डेटरेंस रशिया बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स पे अटैक कर सकते हैं, पर ये नहीं कुछ कर सकते क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो डेटरेंस ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता लगती है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो अलाइज आर बेसिकली नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। हर कंट्री को अपने वॉर खुद लड़ने पड़ते हैं। और हमने भी सीखा हार्ड वे, जब 1962 का वॉर हुआ था तो इंडिया चाइना का, तो मॉस्को के पास टाइम नहीं था न्यू दिल्ली या इंडिया के बारे में सोचने के लिए, और अमेरिका ने भी बोल दिया कि हम आपको अपना मॉरल और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते, पर उसका आप क्या करोगे, ठीक है। तो उससे कुछ खास फायदा हमें हुआ नहीं था। बाद में हमें यहाँ पे पता लगा अच्छा ठीक है, तो 1965 और 1971 तक हमने अच्छी अपनी रीइंफोर्समेंट कर ली थी, ठीक है। सो वी लर्न दिस लेसन ओवर हियर। अच्छा, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, ये कुछ लेसन है हमारे पास। अब एक लेसन इंडिया भी सीख रहा है यहाँ पे कि इंडिया के पास जो अभी, पहले तो कह रहे थे कि 80% 90% जो आर्म्स है, आर्म्स का मतलब गन्स वगैरह, AK-47, अभी AK-203 की डील हो रही थी रशिया के साथ, तो ये सैंक्शन हो गए तो डील नहीं हो पा रही, सैंक्शन लग गए ना, तो वेपन्स नहीं मिल रहे आपको। फिर हमारे जो फाइटर प्लेन्स है सुखोई वगैरह, उसके मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, चीज़ें खराब होती है चीज़ों के, जो आपने लिए इंपोर्ट किए वो कहाँ से मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम आ जाती है। यूक्रेन से हमारे एंटोनोव, AN-32 और ये सब फाइटर आपने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो कैसे मेंटेन होंगे। तो ये हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। अब अगर हमारे खुद के आर्म्स होते हमारे खुद सेल्फ सफिशिएंट होते तो हमें इन सैंक्शन से परवाह नहीं थी शायद, और इश्यूज होते, पर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर आत्मनिर्भर, सो वी वर नॉट रिलायंट ऑन एनी अदर कंट्री। नाउ कंसिडर दिस, इंडिया इज, और ये क्वेश्चन आया था मेंस में कि इंडो रशिया डील्स, डिफेंस डील से हम हटके इंडो यूएस डील्स पे जा रहे हैं। अब 40% रह गया 80-90% से, तो हमारा यूएस पे हो रहा है। अब मान लो किसी बात के चलते यूएस ने बोला सैंक्शन लगा दिया आपके ऊपर, या बोला कि आप इस कंट्री के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, इंडिया पाकिस्तान के साथ हो गया, बोला हमारी इक्विपमेंट्स फिर आप यूज नहीं कर सकते। गेटिंग द पॉइंट? सो वी आर गेटिंग दोज रिसोर्सेज लाइक C-17, C-130, चिनूक हेलीकॉप्टर, बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं, असॉल्ट राइफल्स, आर्टिलरी गन्स, पर ये अगर बोले हम नहीं यूज कर सकते तो क्या करेंगे? सैंक्शन लगा दिया, बोले हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे, वॉर हो रहा है और आपको पास सप्लाई नहीं आ रही, क्या करेंगे आप? तो व्हाट वी सी इज कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है, हमें सेल्फ रिलायंट होना जरूरी है। इनफैक्ट व्हेन पहले जीपीएस एक ही कंट्री का था, तो ये कारगिल वॉर हो रहा था तो इन्होंने जीपीएस फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड नहीं करी थी क्योंकि पाकिस्तान यूएस का अलाई था उस टाइम पे। So our fighter planes had a difficult time bombing the laser guided bombs उनके बंकर्स पे टारगेट करने के लिए पाकिस्तान वालों के।
So the main issue over here is sovereignty of a nation, right? तो सॉवरेंटी को अंडरमाइन करता है यहाँ पे। इंडिया कोई स्टैंस लेना चाहता है बिकॉज इंडिया इज वीक विज़ चाइना और उसको रशिया की सपोर्ट चाहिए। आप मैप पे देखिए, रशिया, चाइना, इंडिया। बोल नहीं पा रहा, कंडेम नहीं कर पा रहा, बहुत बैलेंस न्यूट्रल उसमें बोल रहा है, वहाँ पे नहीं कर पा रहा। लाइकवाइज इंडिया इज कंफ्यूज कि यूएस पे तो हमें चाहिए सपोर्ट चाहिए, स्पेशली मैरिटाइम डोमेन में चाइना को कंटेन करने में। सो सॉवरेंटी, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। बाकी तो है ही है इकोनॉमिक, आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में करेंगे, लोकलाइजेशन करेंगे आप, तो जॉब्स क्रिएट होती है, जीडीपी बढ़ता है, टैक्स टू जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। सारे वो एसोसिएटेड बेनिफिट्स, ऑल्सो इम्पोर्ट डिपेंडेंस, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ठीक होता है, हमारा इम्प्रूव होता है, हम उल्टा एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर अपनी चीज़ें। सो दोज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू। एंड डिफेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई, पर टेक्नोलॉजी बहुत होती है। हमें खुद ये टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की ज़रूरत है। या तो हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें, जैसे कि अभी AK-203 की डील हो रही थी, तो वो हमें चीज़ें सप्लाई करते हैं, नो हाउ उसका सप्लाई करते हैं, ठीक है, राइफल बनाने का। या जो हम प्लेन्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है टू आर डोमेस्टिक सेक्टर, ठीक है। तो हमें उसको एनहांस करने की ज़रूरत है, हमें और स्पेंडिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो R&D कंपोनेंट भी एक हो जाता है। अब इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो वन इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। वो बोल रही है कि देखिए, आप जो चीज़ें ले रहे हैं डिफेंस वगैरह की, उसमें ऑब्वियसली आर्मी वगैरह ले रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो मेक इन इंडिया, इंडिया मेड आप लीजिए। जो अगर डिज़ाइन इन इंडिया है, मेक इन इंडिया भी है, तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। इनफैक्ट देयर इज अ लिस्ट ऑफ 108 आइटम्स जो डिफेंस फोर्सेस सिर्फ इंडिया से ही ले सकती है, इंपोर्ट नहीं कर सकती। चाहे उसकी प्राइस दुगनी तिगनी हो, उसको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। अब इससे दो चीज़ें हो जाती है, आप एक तो कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी इतनी कैपेसिटी हो कि आपको बाहर की रिलायंस ही ना पड़े, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे रख लिया उन्होंने, ठीक है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। देन इस पे क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, मेंस में आया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द FDI, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके नॉर्म्स, मोर FDI इज अलाउड 75% तक परमिटेड है अब यहाँ पे। इससे क्या होगा? कैपिटल आएगी, फॉरेन कैपिटल आएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, बेटर मैनेजरियल स्किल्स, नो हाउ स्किल्स वगैरह हमारी कंट्री के अंदर आएंगे इससे, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होंगे। फिर हमने इंस्टीट्यूशनली स्पीकिंग, हमने एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया, ठीक है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज हैंडलिंग दैट, which is looking into the reforms in the defense sector, more capital formation होना चाहिए डिफेंस सेक्टर के अंदर, कैपिटल स्पेंडिंग होनी चाहिए, कैपिटल इंफ्रा वो डेवलप हो। We also have the डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो प्रोक्योर करती है बेस्ड ऑन, अक्वायर करती है बेस्ड ऑन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। फिर हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बना रहे हैं, तो स्पेसिफिकली सर्टेन एरियाज जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, वो वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कंपनीज कम एंड इन्वेस्ट इन दोज एरियाज, ठीक है। तो ये काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो मैंने एक्चुअली तो बहुत सारे स्टेप्स है, इट्स जस्ट दैट आई हैव कंसोलिडेटेड देम इनटू 4-5 पैरामीटर्स, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज संस्कृताइजेशन। चलिए, तो संस्कृताइजेशन पे आते हैं, और आई थिंक आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड देन कम टू हाउ UPSC कैन आस्क यू क्वेश्चन। आपको एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है, ये जिसमें काम हो जाता है। तो संस्कृताइजेशन जो टर्म है, दैट वाज कॉइन्ड बाय मिस्टर M.N. श्रीनिवास, ठीक है, हु वाज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन द ईयर 1952 उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उसमें ये टर्म को यूज किया गया था। अब क्या है ये? इट इज बेसिकली व्हेन it is referred to the lower caste, people from the lower caste, वो customs वगैरह, customs rituals जो भी है, वो जो higher caste वाले follow करते हैं, वो lower caste वाले भी वो ही follow करते हैं। क्यों? They are claiming similar status, they are claiming equality, इसीलिए। So what do they want? They want social mobility, ठीक है। तो वो social mobility को यहाँ पे they are asking for it, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है, हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है, इट इज ऑलवेज बीन देयर।
तो कहीं कहीं पे वी सी दैट सोशल मोबिलिटी हैज टेकन प्लेस बट नॉट ऑलवेज. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ दलित्स ये करने से आपको गारंटी नहीं है ऐसा देखने को मिलेगा. अच्छा, आपने देखा भी होगा स्पेशली जैसे कि शादी हो रही है, ठीक है, तो दलित्स नॉट अलाउड टू सिट ऑन दी हॉर्स, तो वो फिर हायर कास्ट वालों से अटैक हो जाता है, एजिटेशन कम्युनलाइजेशन हो जाती है उससे. तो सिटिंग ऑन दी हॉर्स, ठीक है, वो कस्टम कर रहे हैं, पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा देखने को मिलता है. ठीक है, तो अब ये एक है जो कॉमनली मैं हिंदू के न्यूज़पेपर में देख लेता हूँ. ओके, तो ये हम देखते हैं नाउ. ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? जो व्यक्ति घोड़े पे है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पीपल हु वेंट टू द अर्बन एरियाज या रिजर्वेशन से फ़ायदा हुआ, ठीक है, दे गॉट एजुकेशन, स्टेटस उनका इम्प्रूव हो गया है, एंड दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द हायरार्की ऑफ द कास्ट. भाई जन्म के बेसिस पे क्या लॉजिक है, ठीक है, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसेंट. So it is form of dissent, it is a form of resistance, it is a form of challenge against the hereditary nature of caste system. अब जब ऐसा होता है, चाहे ये एक रिएक्शन हो, चाहे वॉलंटरली कोई कर रहा हो कि देखो भाई आपको भी मोबिलिटी चाहिए ताकि एक एक्सेप्टेंस आने लग जाए, ठीक है, ईदर वेज आप क्या कर रहे हैं? जो कास्ट का जो अनइक्वल डिफरेंशियल कास्ट रिलेशंस है, आप बोल रहे हैं कि हमको भी ऊपर वाली कास्ट में होना चाहिए या हमें भी वो सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए. बट इन दैट व्हाट यू आर डूइंग इज, वो स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी तो है ही है, वो तो फिर भी रहेगा. तो इट द संस्कृताइजेशन मॉडल रेफाइज द अनइक्वल कास्ट रिलेशंस. रेफाइज मतलब कंसोलिडेट कर देता है, ठीक है, तो उसको और कॉन्क्रीटाइज कर देता है. तो ये बात कर रहा है, तो ये इसका यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो डिस्पाइट एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, हम अगर ये वाला स्टेप यूज करते हैं तो बात वहीं आ जाती है. नाउ दिस गोज अगेंस्ट एक और एक सिस्टम है ऑफ रिएक्टिंग अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वेयर दिस है कि भाई कास्ट सिस्टम होनी ही नहीं चाहिए, हमें कास्टलेस सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चलती है, ठीक है. तो अगर हम उसके देखें तो उसके ये विपरीत जाता है. मे बी सेम मोबिलिटी की बात कर रहे दोनों, बट ये उससे अलग है, भिन्न है, ठीक है. तो ये चीज़ है. अब मेरा क्वेश्चन, हाँ, मेंस का क्वेश्चन है, आप सोचिए इसको. रेलेवेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द कास्ट इन द टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, एक ऐसे इस फ्रेज के साथ आया था. और एक बार आया था कि कास्ट जो है उसके जो फॉर्म्स है वो चेंज हो गए हैं इनटू न्यू फॉर्म्स इन एसोसिएशंस. तो एसोसिएशंस मतलब कास्ट पंचायत हो गई जैसे कि, ठीक है, ग्रुपिज्म हो गया कास्ट के बेसिस पे, पॉलिटिक्स हो गया, तो वो हो गया. तो व्हाट इज दिस रेलेवेंस ऑफ कास्ट? क्या कास्ट का सिस्टम अभी कम हो गया है क्या? हाँ, शायद आप कह सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस हो गई, अर्बनाइजेशन में आप देखते हो वो जो बॉन्डेजेस थे इन रूरल एरियाज उसके कंपैरिजन में कम है. फिर भी नोशन है, दिल्ली का एक स्टडी थी कि एक्चुअली कास्ट अर्बनाइजेशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर कास्ट के नॉर्म्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट मैं खुद याद है क्रिकेट खेलते टाइम कोई जात वात की गालियाँ आराम से आ जाती थी उस टाइम पे. कुछ लोग देते हैं एक्चुअली अभी भी, ठीक है, कहाँ से सीखते हैं पता नहीं. चलिए, तो बेसिकली वी हैव दिस, द थिंग इज obviously it has come down, but जब शादी की बात होती है सेम सोसाइटी के अंदर which would say progressive modern, तो मैट्रिमोनियल कास्ट बेस्ड होता है. आप पेपर ही देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा. जो प्रोग्रेसिव थॉट्स के बारे में बात करो उसमें भी होगा, ठीक है. तो कास्ट के बेसिस पे मैट्रिमोनी का क्या मतलब है? मतलब कास्ट तो है रेलिवेंट आज भी इनके लिए, ठीक है. तो ये है संस्कृताइजेशन देख रहे हैं हम लोग, तो ये तो रेफाई कर रहे हैं ना कास्ट सिस्टम को, कास्ट रिलेशंस को, तो वो अभी भी है, ठीक है. तो इसको हम ऐसे इसको एड्रेस करना होगा हमें इस तरह का. अगर आपका क्वेश्चन आता है मतलब सजेस्ट विद एग्जांपल्स. अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी चल रही है आजकल, ठीक है. तो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कास्ट बेस्ड सेंसस हो गया, तो सेंसस है उसमें कास्ट वाइज होना चाहिए, तो कास्ट का रेफरेंस होगा, सेंसस में भी आ रहा है, आने की डिमांड हो रही है, ठीक है. तो वो बेसिक ये है यहाँ पे, उस हिसाब से आएगा. आपको संस्कृताइजेशन डायरेक्टली मुश्किल है, पूछेगा, पॉलिटिसाइज भी हो सकता है, बट यूपीएससी इसको इस फॉर्म में, कास्ट के फॉर्म में पूछ सकता है क्वेश्चन.
Right then, so this basically concludes our analysis. So thank you for streaming to Nimbus IAS with me, Shivashish Rehal. Bye bye, take care, and all the best.